डीप स्लीप से क्या मुराद है? नींद पूरी ना होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं? कुछ लोग नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, क्या ये कोई बीमारी? 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड सोना ज़रूरी है। ये वो नींद नहीं है कि जो आपने सोने का वक़्त 12 बजे से पहले तक का है और आइडली इशा का टाइम। रात ना सोएं तो सुबह आपको पता लग जाता है, आपको भी गुस्सा आता है, खुद भी गुस्से में होते हैं। और अगर आप 6 घंटे भी सोए हैं और आप गहरी नींद नहीं गए तो जब आप उठेंगे, पार्टनर बताता है कि डॉक्टर साहब जब ये सो रहे होते हैं तो सोते सोते मुझे ऐसा लगता है इससे सांस बंद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डीप स्लीप से क्या मुराद है, नींद पूरी ना होने के क्या नुकसानात हो सकते हैं। कुछ लोग नींद में बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हैं, क्या ये कोई बीमारी है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक साहब। डीप स्लीप की इस्तिलाह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, डीप स्लीप से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाह। फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया। और आई थिंक ये आपके प्रोग्राम में आने से यूजुअली जो हमारी बात है वो ज़्यादा आम लोगों तक पहुँचाई जा सकती है। देखिए, स्लीप पहले हम समझें कि नींद को हम लोग समझते हैं कि जैसे वी टेक इट एज ए ग्रांटेड कि ये बस ठीक है, एक नॉर्मल पैटर्न है। मैं नींद को अपनी ज़िंदगी का 5वां वाइटल साइंस समझता हूँ। वाइटल साइंस वो इम्पॉर्टेंट साइन है जिसको हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कोई भी डॉक्टर देखता है, जिसमें पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और रेस्पिरेटरी रेट शामिल है। तो नींद भी उसका ही एक पार्ट है। एक आम शख्स अगर उसकी ज़िंदगी हम लगाएं कि 60 साल गुजारता है, तो अगर मैं आपसे वैसे ही सवाल पूछूं तो आपका क्या ख्याल है कि वो कितने साल सो के गुजारता है? आधे से ज़्यादा, 1/3 यानी 20 साल वो सो के गुजारता है। अच्छा। हम अपनी ज़िंदगी का अगर अडल्ट की बात करें तो 24 घंटे में हमारे लिए तकरीबन 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड सोना ज़रूरी है। ये वो नींद नहीं है कि जो आपने 2 घंटे बाद उठे और स्टेटस पे लगा दिया जी आई एम अवेक या आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस। तो इस मोबाइल या डिजिटल डिवाइस के बग़ैर किसी इंटरप्शन के अगर आप 6 से 8 घंटे सो रहे हैं तो फिर आप सो रहे हैं। अब अल्लाह ताला ने नींद की डिफरेंट स्टेजेस बनाई हुई हैं और हर स्टेज की अपनी वैल्यू है। स्टेज एक होती है गहरी नींद, एक ज़रा गहरी नींद, इसको हम रैम और नॉन रैम स्लीप में भी डिवाइड करते हैं। जो ज़रा गहरी नींद है वो आपके जिस्म के कुछ पार्ट्स को इस काबिल बनाती है कि वो फिर गहरी नींद में जा सके। और गहरी नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप 6 घंटे भी सोए हैं और आप गहरी नींद नहीं गए तो जब आप उठेंगे तो आपको थकावट, फटीग, लेथार्जी, आपकी मेमोरी जो है वो पूरे दिन की वो उस तरह आपको याद नहीं रहेगी। डीप स्लीप किसी भी शख्स को जब वो सोता है और वो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो उसकी नींद को डिस्टर्ब करे, तो वो 45 मिनट से 90 मिनट के दौरान पहली दफ़ा उसको आती है। हैरानकुन बात आपको बताऊं कि ये तहज्जुद के वक़्त सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा। जवानी में, ये जवानी में तहज्जुद के वक़्त डीप स्लीप सबसे ज़्यादा होती है और बुढ़ापे में ये कम हो जाती है। तभी जवानी में उठ के तहज्जुद के वक़्त या फजर के वक़्त नमाज़ पढ़ना जो है वो बुढ़ापे में पढ़ने से बेहतर समझा जाता है। या वो कहता है, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि जी बुढ़ापे में तो शेर भी शिकार करना छोड़ देता है, तो बुढ़ापे में सुबह उठना, नमाज़ पढ़ना इज़ रिलेटिवली ईजी। तो डीप स्लीप जो एक स्लीप है, ये समझ लें कि आपकी बॉडी की फिज़ियोलॉजिकल शट डाउन है। आपका जो मसल्स है वो भी शट डाउन हो गया, टू सम एक्सटेंट आपका ब्रेन शट डाउन होगा, बट कुछ मसल्स आपके एक्टिव रहते हैं, जिसमें आपका ये मसल जो गर्दन का, जिसको हम स्वॉलिंग मसल कहते हैं, क्योंकि अगर ये शट डाउन हो गया तो सांस बंद हो गई। फिर आपका हार्ट का मसल है, ये शट डाउन हो गया तो बिल्कुल आपका दिल बंद हो गया। इस तरह ब्रेन आपका एक्टिव हो जाता है। अब हमने अक्सर सोचा हुआ है कि नींद आंधी मौत है, जो कि टू सम एक्सटेंट ठीक है, लेकिन आप इसके दूसरे अंदाज को देखें तो ये उतनी ही एक्टिव है। जो गहरी नींद है, अगर वो आपको प्रॉपर आ रही है तो थ्रू आउट द डे जो आपकी मेमोरी थी, जो आप अपने जहन में इनग्रेव करना चाहते थे कि ये एक्टिविटी हुई और ये उसका सलूशन था या ये प्रॉब्लम है, तो उसके डिफरेंट साइकिल बन के वो उधर फिट हो जाता है। अक्सर आपने सोचा होगा कि देखा होगा कि हमने किताबों में पढ़ा है कि सोते सोते उसको ख्वाब आया और उसने कहा कि जी मुझे ये मैंने बना लिया, ये फ़लाँ चीज़ बना ली। तो वो इस वजह से बनाई कि उसकी पुरानी मेमोरी डीप स्लीप में
उस प्रॉब्लम का ये सलूशन रख चुकी थी जो बाद में जाके उसको रिकॉल हुआ। सो डीप स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लीप, और किसी भी शख्स को अगर 15 मिनट की भी गहरी नींद आ जाए तो उसकी सारी बॉडी जो है वो रीसेट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, सोने का बेहतरीन वक्त जो है वो कौन सा है, और एक फ़र्द को मैक्सिमम कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। सोने का वक्त कौन सा है? देखिए, अल्लाह ताला ने ये हर चीज़ बड़ी प्रॉपर्ली डिज़ाइन की है। सोने का वक्त 12 बजे से पहले तक का है, और आइडली इशा का टाइम है। आपकी जो बॉडी है उसमें एक ग्लैंड है, क्लॉक है, जिसको पाइनल ग्लैंड कहते हैं। ये जो ग्लैंड है ये दिन की रोशनी के मुताबिक अपनी एडजस्टमेंट कर रहा होता है। अगर आप खुद दोबारा सेट करें, क्योंकि हमने अपनी रूटीन सब लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल अपोजिट कर ली है, तो मगरिब से इशा के दरमियान आप थोड़े से डाउन हो जाते हैं एंड यू फील अ लिटिल बिट लेथार्जिक, प्रोवाइडेड आप कमरे के बाहर भी आपकी ज़िंदगी हो। ये नहीं कि आपने अपने आप को कमरे तक मुहित किया हुआ है तो उस वजह से आपको ना दिन का पता है ना रात का पता है, तो वो बात डिफरेंट है। लेकिन अब दिन और रात में अगर आप बाहर निकलते हैं और आपको मगरिब का पता लगता है कि बाहर रोशनी कम हुई है, तो आपकी बॉडी स्लो डाउन होती है, और इशा के वक़्त और उससे कुछ देर के बाद आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली स्लीप डिमांड करती है। एक स्टडी आ चुकी है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्टडी आ चुकी हैं कि वो बच्चे, वो लोग जो 12 बजे से पहले सोते हैं, जैसे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, हमने एक बचपन में बात सुनी हुई है, उन बच्चों का आईक्यू लेवल, उन बच्चों की मेमोरी रिटेंशन उनसे ज़्यादा होती है जो 12 बजे के बाद होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो स्लीप का टाइम है वो इशा से कुछ देर बाद और प्रेफरेबली 12 से पहले का है। अच्छा, अब कितनी स्लीप लेनी चाहिए? तो 6 से 8 घंटे, ये मैं एडल्ट की बात कर रहा हूँ। बचपन में तो 18 घंटे आप सोते रहते हैं। आप देखते हैं बच्चा सोता रहता है बिकॉज वो सब चीज़ों को रिकॉल याद कर रहा है, मेमोरी बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। लेकिन जब मैं एडल्ट की बात करता हूँ तो वो 6 से 8 घंटे अनइंटरप्टेड स्लीप है। ठीक है। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, ये अगर 10 घंटे से ज़्यादा है तो ये भी एक एडवर्स इवेंट क्रिएट कर सकती है। लोग जो 10 घंटे से ज़्यादा सोते हैं उनमें कार्डिक मसाइल ज़्यादा देखेंगे, उनमें डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए इसको मैंने वाइटल साइंस का नाम दे दिया है। वाइटल साइंस का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किसी पेशेंट का अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उससे ये सवाल ज़रूर पूछें कि आप सोते कितने हैं और कितने घंटे सोते हैं। 6 से 8 घंटे आइडल टाइम है, 10 घंटे से ज़्यादा सोने वाले के लिए कॉम्प्लिकेशन उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, स्क्रीन का टाइम, आजकल स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा है। लोग मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं होता, जिसकी वजह से लोगों की नींद पूरी नहीं हो सकती। नींद पूरी ना होने के क्या नुकसानात होते हैं? बिल्कुल ठीक है। अब ये नींद पूरी ना होना ना, कभी आप लोग लोड शेडिंग हो जाए उसके बाद रात ना सोए तो सुबह आपको पता लग जाता है, आपको भी गुस्सा आता है, खुद भी गुस्से में होते हैं, और सारा गुस्सा या बच्चों पे या मिसेस पे या घर वालों पे जा रहे होते हैं। आपको चीज़ें याद नहीं होती, आप उकताहट आप में होती है, और ये एक दिन की वो नींद डिस्टर्ब होना है। अगर ये बार बार हो रही हो तो आपका प्रॉब्लम हर सिस्टम पे आता है। बिलीव मी, आपकी मेमोरी इम्पेयर होना शुरू हो जाती है। आप अगर आपका काम कैलकुलेटेड रिलेटेड है कि आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वो इम्पेयर होना शुरू हो जाती है। आपके बॉडी के वो हार्मोन जिनको रिलैक्सेशन चाहिए वो कम हो जाते हैं। आपको डायबिटीज़ होने, आपको स्ट्रेस उससे जनरेट होने, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होने, उसकी कॉम्प्लिकेशन होने, और डिफरेंट चीज़ें जो आपकी कोई भी आप ऑर्गन लें उसमें आपका वियर एंड टेयर स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बिकॉज नींद जो है वो एक नेचुरल रीसेट है। कोई भी कंप्यूटर जो है, चाहे वो मास्टर कंप्यूटर भी हो, उसको कुछ अरसे के बाद कुछ टाइम के लिए सुलाना ज़रूरी होता है सो दैट रीसेट कर ले। तो इस वजह से बॉडी जो है जितनी भी आपकी ज़िंदगी है उसने एक्टिव रहना है। तो रीसेटिंग जो है वो बेसिकली इसको दोबारा अगले दिन के लिए एक्टिवेट करती है। तो नींद के ना आने से मल्टीपल ऑर्गन इसमें डैमेज होते हैं और इसका एविडेंस मौजूद है। अब आपने जो बात की ये बहुत बड़ा फितना मैं समझता हूँ। देखिए, इस पे निपटना जो है ये इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस। जिसने मोबाइल बनाया वो भी अब स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं कि ये बच्चों को ये जो रील्स का एक कंसेप्ट चलाया हुआ है, इससे उनके अंदर वो हार्मोन रिलीज़ होना शुरू हो गए हैं जो किसी एक एडिक्ट बंदे के लिए ज़रूरत होती है। तो वो उसकी वजह से बच्चे भी अगर आप देखें उनको मोबाइल यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप उनसे मोबाइल ले नहीं तो उनमें क्या उनका बिहेवियर होता है, वही चिड़चिड़ापन, उनकी हर चीज़ जो हर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्क्रीन टाइम का बड़ा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है आपकी स्लीप के साथ। आपको सोने के लिए देखें, हमने कुछ चीज़ें
जो जैसे मैंने कहा कि स्लीप एज अ ग्रांटेड समझ लिया, हमने ये देखा ही नहीं कि हमने चेंज क्या अपनी सोसाइटी में कर लिया। वो बेड जो हमने सिर्फ सोने के लिए रखा था, वो बेड हमारा होमवर्क के लिए भी स्टार्ट हो गया। जो जॉब आप कर रहे हैं वहीं पे कंप्यूटर पे बैठ के, वही बेड आपका जो है वो आपका एज अ खाने की टेबल जो शुरू हो गया। हालांकि आप अपने ज़रा पुराना कल्चर में चले जाएं तो आपको खाने के लिए उठ के टेबल पे जाना पड़ता था। वो चाहे आप गरीब हैं चाहे अमीर है, टेबल है या नहीं है, तो एक कमरा, एक डेजिग्नेटेड एरिया आपका मौजूद होता था। चाहे आपने नीचे चादर बिछाई हुई है, चाहे उसके पास बैठ रहे हैं, तो वो खाना आप उस जगह पे जाके बैठ के खाते थे। फिर आपने कुछ किताब भी रीड करनी है तो आप बेड पे रीड करते हैं, उसके लिए आपका एक स्टडी रूम होता था। आप सोचेंगे कल्चर में, बिहेवियर में क्या है। तो बेड बेसिकली आपका ब्रेड एंड बटर, हर चीज़ बन गया कि मैं बेड पे हर एक्टिविटी करूँगा। तो ब्रेन जो है ना वो आपका कंफ्यूज है कि अब आप आए हैं, अब मैं 2 डिफरेंट एग्जांपल आपको देता हूँ। एक शख्स जो सिर्फ सोने के लिए बेड पे जाता है तो उसकी ब्रेन को ये बात का पता है कि इस वक्त मैं सोने के लिए बेड पे जा रहा हूँ, और दूसरा शख्स जो बेड पे जा रहा है उसको पता है कि अब मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑन करना है और उसके बाद मैंने डिफरेंट एक्टिविटी करनी है, तो उसका ब्रेन उसके मुताबिक रीएडजस्ट नहीं करता। तो हमने अपने आप को अनफॉर्चुनेटली मशीनरी बना लिया है, बिल्कुल जिस तरह कंप्यूटराइज्ड है। ऐसा नहीं है, आपका ब्रेन सेट हुआ है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। सोने के लिए उसको इशा के बाद का रात का टाइम चाहिए और कंफर्टेबल टेम्परेचर चाहिए, कंफर्टेबल बेड चाहिए। जो कंफर्टेबिलिटी मतलब ये नहीं है कि बड़ा एक लग्जरियस बेड चाहिए, चारपाई भी उसके लिए कंफर्टेबल हो सकती है। आप गौर करें कि अगर आप अपने माहौल में, अगर आप आदी हैं सोने के, आप किसी 7 स्टार होटल में भी चले जाएं तो बाज़ औक़ात आपको उधर भी नींद नहीं आती। बाज़ औक़ात उसका इतना अच्छा बेड मौजूद होता है, लेकिन आपकी बॉडी एंड ब्रेन जो है वो उसी चारपाई के आदी होती हैं, उसी इन्वायरमेंट के आदी होती हैं। तो सोने के भी कुछ हाइजीन, स्लीप हाइजीन है, कुछ आदात हैं जिसके मुताबिक आपको सोना चाहिए। जब आप सो रहे हैं तो जब आपको नींद आ रही है तो आप बेड यूज़ करें फॉर स्लीपिंग। अगर नींद नहीं आ रही तो आप उठ के बैठ के टेबल पे या चेयर पे अपनी बुक पढ़ सकते हैं, वट एवर यू एक्टिविटी यू वांट टू डू। लेकिन बेड पे जाने का मतलब है कि आप ब्रेन को बता रहे हैं, बॉडी को बता रहे हैं कि यू आर अबाउट टू स्लीप। फिर आपका एक टेम्परेचर जो आपकी बॉडी के मुताबिक कंफर्टेबल है वो उसका होना चाहिए। यहाँ पे आगे कुछ लोग डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल अंधेरे में सोना पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ी लाइट में, और कुछ लोगों को लाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हर बॉडी का अपने मुताबिक एक प्लान होता है जिसके मुताबिक एग्जीक्यूट करती है। स्क्रीन टाइम जो है, आप अगर अब मोबाइल को देखें तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज़ में चल रही है। बिकॉज सिंस मैं आपको बताया भी था इंट्रोडक्शन में कि आई एम चेयरमैन ऑफ स्लीप गाइडलाइन आफ्टर माई पार्ट 2 मैंने स्लीप को पढ़ा। तो स्लीप जो है, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ में होती है। वेव होती है, अल्फ़ा वेव, अवेक वेव है, डेल्टा वेव जो डीप स्लीप वेव है। मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग मानना ये है, और कुछ एविडेंस हमारे पास है डेट फेवर्स, कि जो लोग हैबिचुअल ये मोबाइल यूज़र होते हैं, जिनका स्क्रीन टाइम एक स्पेसिफिक टाइम से ज़्यादा बढ़ जाता है, उनका जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती है। और ये भी बात जगहों पे बड़ा क्लियरली मेंशन है कि जो लोग मोबाइल करीब रख के सोते हैं ये उसके साथ इंटरफेयर करती है। सो ये इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप हैबिचुअल ये जिस तरह हमने बात करते हैं हैबिचुअल स्मोकर की, तो ये हैबिचुअल मोबाइल यूज़र जो हैं वो उनकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग सोते हुए बहुत ज़्यादा खराटे लेते हैं, तो क्या नींद में खराटे लेना कोई बीमारी है? वेरी गुड क्वेश्चन जी। स्नोरिंग, 44% लोग जो है वो नॉर्मल स्नोर करते हैं। आप भी कभी सोचें, और अगर आप शादीशुदा हैं अपनी मिसेस से पूछें तो कभी अगर आप थके हुए हैं तो आपको खराटे आएंगे, लेकिन वो जो खराटे हैं वो एक रिदम में होते हैं, इसको ये नॉर्मल स्नोरिंग करते हैं। कुछ लोगों में इसमें एक ख़तरनाक किस्म का एक निशान आ जाता है, उसको कहते हैं एपनिया। वो क्या होता है कि वो खराटे लेते लेते सडनली उनका सांस बंद होता है और वो झटका लगा के हिलते हैं, उठ के बैठते हैं या करवट ले लेते हैं। इसको कहते हैं स्लीप एपनिया, एंड इट इज़ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। अगर आप उसकी बुकिश गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को क्लासीफाई करें तो एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 1.2 बिलियन लोग इसका शिकार हैं। अच्छा। एंड इट इज़ वेरी वेरी अंडर डायग्नोस्ड, अंडर एस्टिमेटेड डिजीज़। स्टिल इन पाकिस्तान
डिस्पाइट पे इस पे बहुत बातें हो चुकी हैं, बहुत से प्रोग्राम जा चुके हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम 2024 में अभी भी इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने जिस बीमारी का तस्करा किया, स्लीप एपनिया, जो नींद में खराटे लेते हैं, तो इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात जी वही जो आपको खाना बेड पे, अच्छा, खेलना बेड पे, यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल और जंक फूड। देखिए हमारे पास अब ओबेसिटी के लिहाज से आप गौर करें तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें ओबेसिटी बहुत कॉमन हो गई है। हम अपनी कम्युनिटी में देख लें तो हम माशाल्लाह सारी सेहतमंद किस्म के हम डॉक्टर आज़ाद भी हैं, पेशेंट्स भी हैं, सारे हम लोग जो हैं। तो ओबेसिटी उसका मेन कल्प्रिट है। अब ओबेसिटी से होता क्या है, आपका ये जो पार्ट है इसके बैक में जितने मसल्स ज़्यादा होंगे, फैट मसल तो नहीं, फैट यहाँ ज़्यादा होती है। तो अगर आपका नेक कॉलर साइड 17.5 से ज़्यादा है मेल का, या फीमेल का 16.5 से ज़्यादा है, तो अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि डीप स्लीप जो होती है उसमें मसल्स शट डाउन कर जाते हैं, अदर दैन दीज मसल जो कि अंदर हैं, लेकिन बाहर तो फैट है। जब आप सीधा लेटेंगे और आपकी गर्दन छोटी और मोटी है और आप गहरी नींद में जाएंगे तो क्या होता है कि आपकी जो टंग है वो बैक पे फॉल करती है और इधर के जो फैट है वो उसको बंद करती है। तो आपका सांस एपनिया इज़ टोटल सेसेशन, टोटल बंद हो जाता है। जब सांस बंद होता है तो रिफ्लेक्सली बॉडी क्या करती है, वो आपको हिलाती है। और शुरू में क्या होता है कि आप हिलते हैं, उठते हैं, या पार्टनर आपका कहता है कि वो आपका तो सांस बंद हो गया था, मैंने आपको हिलाया। सो खराटों के अंदर जो रुकावट है, जो रुकना है, यही उसकी पहली निशानी है। और वो यूजुअली पेशेंट नहीं बताता। पेशेंट कहते डॉक्टर साहब मैं तो सुता रहना, दूसरी मैंने हुनी को हुनी सो जाऊँगा, और वो ठीक बात करता है। लेकिन पार्टनर बताता है कि डॉक्टर साहब जब ये सो रहे होते हैं तो सोते सोते मुझे ऐसे लगता है इससे सांस बंद हो गया, और फिर बड़ी ख़तरनाक आवाज़ से ये झटका इनको लगता है बॉडी का। तो दिस इज़ स्लीप एपनिया। और ये स्नोरिंग, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है 90%, और इसमें मेजर फैक्टर ओबेसिटी का। तो जब ओबेसिटी होगी तो ये फैक्टर सारे जो हैं इसके बढ़ जाएंगे। अच्छा, जब भी कोई ऐसा फ़र्द आता है जो नींद में बहुत ज़्यादा खराटे लेता है जिसकी वजह से उसका सांस जो है वो उखड़ जाता है, तो आप ऐसे मरीज़ का इलाज कैसे करते हैं? अच्छी बात इसकी एक ये है कि इसमें इसका पाकिस्तान में जो इलाज है वही अक्रॉस द ग्लोब है। अमेरिका में भी वही है, इंग्लैंड में भी यही है, बट रिलेटिवली कॉस्टली। लेकिन मैं इसको कभी भी कॉस्टली नहीं समझता। आई एम इन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 12 ईयर, बड़ा टाइम होता है इसको मैं गुजारा है। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक आया रिक्शे वाला, और वो बड़ा ओबीस था, और उसके पास पैसे कम थे टेस्ट के लिए। उसने कहा डॉक्टर साहब मैं तो रिक्शा भी नहीं चला सकता। होता ये है कि ये पेशेंट क्योंकि रात को सो नहीं सकते, जब ये सीधा लेटते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ये यूजुअली केसेस होते हैं कि बैठे बैठे, क्योंकि अगर बैठेंगे और सोएंगे भी तो ज़बान आगे की तरफ गिरेगी, तो ये ऐसे सोते हैं, तो इनकी स्लीप तो होती ही नहीं प्रॉपर बेचारों की। तो कह रहे डॉक्टर साहब मैं तो रिक्शा भी नहीं चला सकता, रिक्शा ना चलाने की वजह से मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते। तो उसको मैंने ये रिकमेंड किया कि यू शुड गो फॉर द स्लीप स्टडी। तो किसी तरह करके उसने वो स्लीप स्टडी करवाई। करवाने के बाद जब उसने इलाज करवाया तो 1 साल बाद ही वॉज सो कमिटेड, इट केम टू मी, टोकरा लेके आया, भी डॉक्टर साहब आपको मैंने एक गिफ्ट के करना था। मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत है कि डॉक्टर साहब मैं सुबह भी रिक्शा चलाता हूँ, मैं शाम को भी रिक्शा चलाता हूँ, मेरे बच्चे भी स्कूल जाना शुरू हो गए और मैंने 10 किलो वज़न कम कर लिया। इसका हम करते क्या इस पेशेंट का? पहली बात यह कि इस पेशेंट की तशख़ीस के लिए हमें यूजुअली पार्टनर ही काफ़ी होता है। कुछ लोग हॉस्टल में रहते हैं, उनके जो रूममेट है वो हमें बता देते हैं कि सर जब ये सीधा लेटता है ना, तो सीधा लेटता लेटता ये सांस इसका बंद होता है और हम इसको उठाते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। बाकी ये होता है ये लोग क्योंकि माउथ ब्रीदर होते हैं तो इनका मुंह खुश्क रहता है। ये लोग रात को बार बार वाशरूम में जाते हैं, इनको शुगर हो जाती है इस बीमारी की वजह से। देखिए जब आपका सांस बंद हुआ तो आपकी इमरजेंसी सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। ये लोग हार्ट अटैक इनको रात को हो जाता है। ये बीमारी जो है ये मौत का बायस भी बनती है। अच्छा। इस बीमारी से शुगर भी स्टार्ट होती है, अगर शुगर है तो वो भी अनकंट्रोल हो जाती है। आप जब ये कन्फर्मेटरी एक आपका स्कोरिंग सिस्टम है, उसमें बड़े हैं, फर्स्ट स्लीपी स्केल है, एक सिंपल सा स्कोरिंग सिस्टम है कि आप बैठे बैठे तो नहीं सो जाते। आप अगर कोई सिनेमा में बैठे हैं उस वक्त तो नींद नहीं आ जाती। अगर आप गाड़ी में एज अ पैसेंजर बैठे हुए हैं और गाड़ी रुकी है तो उस वक्त तो आपको नींद नहीं आती। कोई कुछ क्वेश्चंस हैं जिससे आप डिसाइड कर लेते हैं कि यस इस पेशेंट को स्लीप एपनिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जितनी चीज़ों का तस्करा किया है, जो हमारे नाजरीन जो इस बीमारी में मुब्तला हैं वो तो काफ़ी डर गए हैं, तो अब इलाज भी बता दीजिए। अच्छा चले, नहीं डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज मैंने एक बात आपको शुरू में कह दी कि अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी इन पाकिस्तान इज सेम,
जो कि अमेरिका है। देखिए ना जी, हम खर्चा करके बड़ा नाम लेके जाते हैं जी, हमने जाना दुबई या अमेरिका या फलां और इलाज कराना है। पाकिस्तान में फैसिलिटी अवेलेबल है लिमिटेड। अच्छा जी, इस शख्स को फिर हम एक लैब होता है, उसको कहते हैं स्लीप लैब, वहाँ पे बुला लेते हैं। स्लीप लैब में क्या होता है कि इस पेशेंट के ब्रेन एक्टिविटी, आई मूवमेंट, फ्लो, चिन मूवमेंट, स्नोरिंग, अपर चेस्ट मूवमेंट, अब्डोमिनल मूवमेंट, लेग मूवमेंट, ऑक्सीजन, हार्ट रेट, ये सारे पैरामीटर यूजुअली पहले 2 घंटे में वो सो रहा होता है और हम बाहर बैठे विद हमारे जो स्लीप टेक्नीशियन है वो उसको ऑब्ज़र्व करता है। तो 2 घंटे में यूजुअली उस पेशेंट का एक स्कोर आ जाता है, उसको कहते हैं एपनिया यानी सांस का बंद होना, हाइपो एपनिया कि 50% बंद हो रहा है। इसका एक इंडेक्स निकाल के हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर डिजीज़ है। और मैं आपको हैरान कुन बात बताऊँ, इन दिस 12 ईयर्स ये इतनी कॉमन है कि एटलीस्ट जब तक मेरे पास पेशेंट आते हैं वो सीवियर ही आते हैं। तो जब वो सीवियर पेशेंट डिजीज़ का हमारे पास आता है तो उस पेशेंट को उसी टेस्ट में 2 घंटे के बाद हमें अलाउ है कि अगर फ़लाँ पैरामीटर अचीव हो रहे तो अगले 4 घंटे जो हैं, 3 से 4 घंटे, इसको एक मशीन, उसको CPAP या BiPAP कहा जाता है, ये मशीन लगा के देखा जाए कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये कितने रिवर्स कर रहे हैं। तो अगर एक अच्छे स्लीप सेंटर में आप ये काम करवा रहे हैं तो यूजुअली ये पैरामीटर नियर टू नॉर्मल उसी रात हो जाते हैं। अच्छा। तो जो पेशेंट सुबह है वो डॉक्टर साहब को कहता है, डॉक्टर साहब मेरी तो दुनिया बदल गई। ये दिस इज़ अ सिंपल डिजीज़ जो मैं आपको बताऊं, वाकई ऐसा होता है। और बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है मेरे शुरू के पार्ट का कि एक गांव से एक बुज़ुर्ग मेरे पास आए और जब उनको इतना स्लीप एपनिया था कि वो बैठे बैठे सो जाते थे, लेकिन कभी रात को वो सो नहीं पाते थे। तो वो सो गए, ये आज से कोई 1 दहाई पीछे मैं आपको वाक़या सुना रहा हूँ। वो आधा घंटे से ज़्यादा सो नहीं पाते थे। अब वो गांव से आए थे, वो सो गए, स्लीप टेक्नीशियन उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है। मैं अपने ऑफिस में था तो उनके बच्चे जो थे वो गुस्से में आके जी स्लीप टेक्नीशियन को भी 2 घंटे हो गए हैं, ये उठ नहीं रहे, साड़ा बाबा तो कभी नहीं दे सुता ही नहीं है, तुसी की करता, साड़ा बाबा मारता। अच्छा, वो उन्होंने मुझे बुलाया कि सर वो आए, वो काफ़ी ऑफेंडेड हो रहे हैं। तो हमें पता था स्लीप स्टडी हम करते हैं, क्या वो डीप स्लीप में चले गए। खैर मैंने उनसे कहा कि जी मैं आपकी वजह से उठा रहा हूँ, आप बाकी बातें आप जाने और ये जाने। हमने वो खोल के जब मशीन बंद की तो बाबा जी उठ गए। बाबा जी ने पहले तो गाली निकाली इसको कि मुझे उठाया किसने है, ठीक है। सो मैं तो इतनी डीप स्लीप सो रहा था। तो वो पेशेंट जब जिस पेशेंट को बैठे नींद आती है, जो पिछले 15 सालों से सो नहीं पाया, जब आप उसको CPAP BiPAP लगाते हैं जो भी रिक्वायर्ड है, तो वो गहरी नींद में चला जाता है। और वो गहरी नींद यूजुअली रीबाउंड होती है। अच्छा। यानी जो कितने सालों से उसको नहीं आई, वो इतनी अरसे तक यूजुअली ये पेशेंट सो जाते हैं। जब हम उनको ये मशीन लगाते हैं तो वो सुबह तक यूजुअली 4 से 6 घंटे होता है, लेकिन अगला दिन क्योंकि हम स्लीप स्टडी नहीं करनी होती तो जितने वो कंफर्टेबली हो जाएँ तो वो सो जाते हैं। और अक्सर एक दिन हमारा लाहौर का, एक दिन आउट ऑफ लाहौर का होता है, तो बेचारा जो आउट ऑफ लाहौर है उसने या ड्राइविंग खुद करनी होती है या ड्राइवर के साथ बैठना होता है, तो वो सुबह तसल्ली से उठ के फिर वो जाते हैं एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल। अच्छा, यानी जो अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं वो डरे नहीं, इसका इलाज आसानी से मुमकिन है। अब ये जो मैंने आपको एक बात बताई कि ये जो डिवाइस है जिसको हम CPAP या BiPAP कहते हैं, क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं सीवियर पेशेंट, इससे पहले भी 2 स्टेजेस हैं, इस वजह से ये प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों को या उसके पार्टनर को पता होना चाहिए कि ये अलामत हैं तो ये स्लीप एपनिया और वो डॉक्टर से रजू करें। अच्छा, अब ये जो मशीन थी, अब ये मशीन उनको रेस्ट ऑफ द लाइफ लगानी पड़नी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो उस मशीन का जो प्रेशर एक किसी भी स्लीप टेक्नीशियन या डॉक्टर ने रिकमेंड कर दिया है, वो प्रेशर उसको अप्लाई किया जाएगा और रात को 4 से 6 घंटे तक वो मशीन लगा के सारी ज़िंदगी इसके साथ गुजारेगा एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल विद दैट। ओके, डॉक्टर इरफान मलिक साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू। नींद अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है और अच्छी सेहत के लिए गहरी और पूरी नींद लेना इंतहाई ज़रूरी है। इस प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।